ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય 11 એક યાત્રા यह भी લેખક રામદાસ મિશ્ર ભાગ 1 અહીંયા લેખક દ્વારા લખવામાં આવેલ કહાની એક યાત્રા यह भी સમજાવવામાં આવેલ છે। રામદાસ મિશ્ર હિન્દી સાહિત્યના પ્રથમ કોટીના સાહિત્યકાર છે। એમણે વાર્તાઓ, કાવ્યો અને ઉપન્યાસ ક્ષેત્રમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે। હિન્દી અકાદમી દ્વારા શિખર સન્માન, ઉત્તર પ્રદેશ હિન્દી સંસ્થાનો દ્વારા ભારત ભારતી પુરસ્કારથી પણ એમને પ્રતિષ્ઠિત કરવામાં આવેલા છે। મિત્રો, એક યાત્રા યા ભી કહાનીમાં એક રિક્ષાવાળા સાથે લેખકનો પરિચય થાય છે અને એમના જીવનમાં જે ઘટનાઓ ઘટી છે એ ઘટનાઓની વાત અહીંયા કરવામાં આવેલી છે। સ્ત્રી સન્માન, સ્ત્રી સુરક્ષા અને આત્મીયતાપૂર્ણ સંબંધ આ કહાનીમાં ખૂબ સારી રીતે પ્રસ્તુત કરવામાં આવે છે। એક अत्यंत रोचक और प्रेरक कहानी से वार्ता से लेखक कहते हैं मैं बहुत यात्रा भीरू, भीरू का मतलब होता है डरपोक, यात्रा भी होता है यात्रा से डरने वाला, यात्रा भीरू शब्द समूह के लिए भी एक शब्द में इसका उपयोग होता है मुहावरे के तौर पर। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। लेखक જ્યારે યાત્રા પર નીકળે છે પહેલા જ એમને એમ થાય છે કે ચિંતા થાય છે, બીક લાગે છે કે ન જાણે યાત્રામાં કેવા કેવા માણસો સાથે આપણને પનારવો પડશે। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो। ऑटो એટલે રિક્ષા। જ્યારે પણ બહાર જઈએ છીએ ત્યારે રિક્ષાવાળાઓની ખૂબ હેરાનગતિ હોય છે। મનમાન્યું, એ મનમાન્યું ભાડું માંગે। અજાણ્યો માણસ જોઈએ એટલે જ્યાં ઓછા પૈસા થતા હોય કે અજાણ્યો માણસ હોય તો જેને રસ્તો ખબર ન હોય તેને ગોળ ગોળ ફેરવી અને એની પાસેથી મનમાન્યું ભાડું એ લેતા હોય છે। એટલે લેખક કહે છે કે સબસે बड़ी असहजता जो है वो है अनशन किराया मांगने वाले ऑटो से। नया शहर हो, कैसे कैसे लोग मिले, यह चिंता बनी रहती। लेखक कहते हैं कि नवा शहर में जયારે જઈએ ત્યારે કેવા કેવા લોકો મળે એ વિશેની એક ચિંતા મગજમાં ધસી જાય છે। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। लेखक कहते हैं कि एक बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए लेखक को ग्वालियर जाना पड़ा। उनकी पत्नी भी साथ में थी, आश्वस्त बनी हुई थी। आश्वस्त मतलब तसल्ली, संतोष। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। जैसे ही ग्वालियर स्टेशन पर उतरे रिक्शा वाला अपनी पाछड़ रह गया। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। लेखक चुपचाप આગળ ચાલવા મળ્યા, બધા રિક્ષાવાળા પાછળ પાછળ, છેલ્લે બીજા પાછળ વળી ગયા, પણ એક રિક્ષાવાળો એ લેખકની પાછળ પાછળ જવા લાગ્યો। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज आई। કઈ પણ બોલ્યા વગર લેખક એમની પત્ની સાથે આગળ વધતા હતા। પાછળથી ઓટોવાળો અવાજ કરે છે, બાબूजी आप आखिर कहीं जाएंगे, आप आखिर कहीं जाएंगे और कोई ऑटो करेंगे तो फिर मेरा ऑटो क्यों? आप ग्वालियर आए हैं, कहीं तो जा रहे हैं, कहीं तो जाएंगे। आप अब जाने के लिए आप ऑटो तो करेंगे। अब जब आप ऑटो करने वाले हैं तो मेरे ऑटो क्यों नहीं? तो मारे ऑटो में શું તકલીફ છે? મારી ऑटो કરી लो। उसकी चीख और आवाज में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दी। लेखक को उस नवयुवक की आवाज में एक ऐसा आकर्षण दिखा
और फिर लेखक को लगा कि चलो अच्छा आदमी लगता है, वो वहां पर उनका ऑटो ले लेते हैं। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया। ऑटो में प्रेम भरी बातें करते रहे और लेखक और उनकी पत्नी को डॉक्टर का जहाँ स्थान था वहां पर पहुंचा दिया। उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉर्डर बजाई। ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदली। जैसे ही डॉक्टर के वहां पहुंचे, किराया दे दिया, ऑटो वाला बाहर खड़ा था। वहां जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि डॉक्टर ने तो क्लिनिक એટલે કે દવાખાનાની જે જગ્યા છે એ જગ્યા બદલી દવાખાનું બદલી નાખ્યું હતું। આ જગ્યાએથી એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ ગયા હતા। ऑटो वाले बिना हमारे कहे इंतजार कर रहा था। बिना कहे मित्रों, रिक्शा वाला ने जो આપણે કહીએ કે ભાઈ તું મારી રાહ જોજે તો શું થાય? एक्स्ट्रा चार्ज लगावे। અડધો કલાક તમે કામ કરીને બહાર આવો અને તો પછી રિક્ષા એની ચાલો એટલે અડધો કલાકનો ચાર્જ વેઇટિંગ ચાર્જ જેને આપણે કહીએ છીએ વેઇટિંગ ચાર્જ લગાવી દે। પણ અહીંયા લેખકે એમની પત્ની કીધું નતું કે અમારી રાહ જોજે, અમે જઈએ છીએ દવાખાને। તો જેવા લેખક અને એમની પત્ની બહાર આવે છે તો જુએ છે કે રિક્ષાવાળો ત્યાં જ ઊભો છે। इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा, राह जोड़ी। हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दूं? लेखक ने और रिक्शा वाला है नई जगह मूकी दीधो અને પછી પૂછે છે કે લેખક કેટલા પૈસા આપું? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए। वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया है ना। तक તમારે જે આપવા આવ્યો મને સ્ટેશન થી ત્યાં લાવ્યો પણ અહીંયા તમારે કોઈ તકલીફ છે કે ડોક્ટરે બધું દવાખાનું બદલી કાઢ્યું છે એટલે તમારે જે આપવો આપી દો, તમે મને પહેલા ભાડું આપી દીધું છે। છતાં પણ લેખક કહે છે કે છતાંય તું ત્યાંથી અહીંયા સુધી ફરી વખત લઈ આવ, તે અતિરિક્ત એટલે કે વધારાનું ભાડું તો ચડ્યું ને। ठीक है बाबूजी, जो इच्छा हो दे, जे इच्छा हो आपको। उसने पूछा बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? ऑटो वाले ने लेखक से पूछा कि बाबूजी आप यहाँ से अब फिर कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा भाई तुम जाओ यहाँ से, यहाँ देर लग जाए। लेखक कहते हैं कि अब आप जाओ, हम लोगों को यहाँ डॉक्टर याद हो सकता है कि ज्यादा देर लग जाए। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहां खड़ा था। एक कलाक પછી ડોક્ટરની કેબિનમાંથી બહાર આવીને જોજો તો રિક્ષાવાળો ત્યાં જ ઊભો છે। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। ये जो ऑटो वाला है वो कुछ और लगता है क्योंकि हमें बताया भी नहीं था, तब भी दोनों बार वो वहां पर हमारा इंतजार करता हुआ खड़ा रहता है। वह हमारे भीतर घर करता चला गया। एक भीतर घर करना मतलब एक आत्मीयता का जो संबंध है वो संबंध जुड़ने लगता है धीरे धीरे। होटल पर छोड़कर उसने पूछा फिर कब आऊं? अस्पताल से होटल छोड़कर फिर पूछता है कि अब कब आओ? यानी એટલે કે कौन कैसे? लेखक। यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना। अब इतने दूर से ग्वालियर में आए हैं, ग्वालियर इतना बढ़िया शहर है, अब तो कहीं भी तो घूमेंगे, आप फिरेंगे। आपको जहां जाना होगा मैं पहुंचा दूंगा, ले चलूंगा। और वैसे यहाँ कब तक है? हम तुम्हारे यहाँ क्या सुधी रहવાનું છે? कल शताब्दी से लौट जाए। शताब्दी मतलब शताब्दी जो ट्रेन है उससे हम वापस चले जाएंगे, ऐसा लेकर कहते हैं। तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊंगा? हाँ तो कल जाने वाले हैं ना, तो आज आपको घुमाने के लिए कब आऊं? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। आज थक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे और फिर कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी, या मेरा मोबाइल नंबर मुझे फोन करके बुला लीजिए। लेखक ऑटो वाले ने अपना नंबर लेखक को दिया और कहा कि ये मेरा नंबर है, कल आप मुझे बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। हाँ मेरा नाम मोहन है। मोहन अच्छा नाम है। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। बहुत
प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। दूसरे दिन लेखक उस ऑटो वालों को बुला लेता है। पूरा दिन ऑटो वाला एक से एक अच्छे जो स्थान थे वो उसे दिखाते हैं। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता था। लेखक को वह ऑटो वाला बाबूजी कहता था और उनके पत्नी को अम्मा कहता था। घूम घूम कर होटल में लौटे चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? लेखक ने भी उस ऑटो वालों को अपने रूम पर बुलाया, आओ थोड़ा चाय पी के फिर जाना। चाय पीने के लिए बैठते हैं। आपस में पारिवारिक जो बातचीत होती है वो बातचीत होती है। लेखक की जो पत्नी है उसे वह उस लड़के से पूछते हैं, ऑटो वाले से, कि तुम यहाँ के हो, ग्वालियर के ही हो? नहीं अम्मा, मैं बोलता आगरा का हूँ, यहाँ तो आना पड़ गया। कहता है नहीं अम्मा, मैं तो आगरा को, ग्वालियर में तो मुझे आना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ हुआ है। ये कहते कहते ऑटो वाले का जो हृदय है वो भर आता है। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए। कहते हैं कि आगरा में मेरा घर है, मेरे माँ बाप तो बचपन से ही गुजर गए। એટલે કે આગ્રામાં મારું ઘર છે, ગ્વાલિયરમાં તો મારી મજબૂરીને કારણે આવવું પડે છે। મારા મા બાપ નાનપણમાં જ અમને મૂકીને મરી ગયા હતા। बड़े भाई हैं जिन्होंने मेरी परवरिश એટલે पालन पोषण કર્યું। ताकि मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बड़ा किया है, पाल पोस कर। भाई वकील हैं और मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि मैं भी, भाई वकील है, मैं भी बीए पास किया, कुछ नौकरी ढूंढ रहा हूँ। लेकिन कहते कहते चुप हो जाता है। एक चुप्पी सी छा जाती है। चुप्पी छा जाना मतलब खामोशी छा जाना। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित मतलब न चाहने वाली कोई ऐसी घटना जिसकी हमने कल्पना ना की हो। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसे फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हूँ। नौकरीની તલાશમાં ખોજમાં આમથી તેમ ભટકી રહ્યો હતો। એક દિવસ ફરતા ફરતા રસ્તામાં એક પરિચિત છોકરી મળી ગઈ। वह बदहवास એટલે કે વિચલિત, વિકલ, दिध्या थी। वही बोली, दिध्या ना मतलब करुण स्वर में बात करना। दिध्या थी वही बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों, क्या हुआ? मोहन पूछता है। मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहा है। अधेड़ का मतलब होता है प्राउड। अधेड़ प्राउड। तो उस एक प्राउड के साथ, एक अधेड़ के साथ उसके माँ बाप उस लड़की की शादी कर देना चाहते हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी। लड़की कहती है, वो पहचान की है, तो कहती कि मैं तो कुएं में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। किंतु उस फुर्सत का मतलब होता है अप्रिय व्यक्ति, उस फुर्सत के साथ नहीं जाऊंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस फुर्सत, उस बूढ़े के साथ, उस प्रौढ़ के साथ मैं नहीं जाऊंगी। कौन कहता है, मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं? ऑटो वाला कहता है कि मैं असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ना हुआ गया मतलब किसी बात का निश्चय न कर पाना, असमंजस में पड़ जाना।
क्या करूं? एक तरफ परिचित लड़कियां, अगर घर बेचता हूं तो फिर उसकी शादी बूढ़े के साथ करवा देंगे, अगर नहीं बेचता हूं तो शायद हो सकता है कि वो कोई आत्महत्या कर ले। इसलिए मोहन यहां सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, उसे लगा कि अब इसे पुलिस स्टेशन लेके चले जाए तो अच्छा है। वहां उसे ले गया थानेदार से हकीकत बनी। थानेदार ने बધી હકીકત કહેવામાં આવી કે આવું છે અને મા બાપ વૃદ્ધ સાથે આના લગ્ન કરાવવા ઈચ્છા છે, જો લગ્ન કરશે તો આ સુસાઇડ કરવાનું કહે છે। कुछ देर सोचते रहे फिर क्या किया जा सकता है। थानेदार भी सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले इसकी एफआईआर लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देगा, लेकिन फिलहाल इस लड़की की चिंता है, आखिर क्या किया जाए। फिलहाल का मतलब होता है इस समय। आ समय एना माँ बाप ने एफआईआर दर्ज करीने जेल में पूरी दी, पुलिस स्टेशन में लई जवामां तो आ छोकरी ने शू? या ये जो समस्या है इसका हल क्या करें। અહીંયા ભાગ 1 આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ। આગળની જે કહાણી છે ભાગ 2 માં એની ચર્ચા